we shall start with the chapter Pestle Analysis and VOCAFU. ये जो चैप्टर है CMA एग्जामिनेशन के अंदर में 15 मार्क्स के चैप्टर है. तो 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से these are very beautiful chapters. You have to give good amount of efforts in these chapters. ज्यादातर कंसेप्ट जो है वो रियल लाइफ से कनेक्टेड है. Rather than memorizing this, you should better focus on the general knowledge. बिजनेस की जितनी नॉलेज होगी उसके हिसाब से यहां पर आपको मार्क्स मिलेंगे. इन एंड अराउंड आपके शहर में, आपके देश में, दुनिया में क्या हो रहा है वो अगर आप जानते हैं तो शायद इन चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 या 8 एमसीक्यू आएंगे. 15 मार्क्स के चैप्टर है. 2 चैप्टर मिलाकर है, एक ये पेस्टल और एक वोकाफू. सर ये पेस्टल का मतलब क्या होता है? पेस्टल को कई लोग इस तरह से स्पेल करते हैं और कई लोग इसको ऐसे भी स्पेल करते हैं. कोई फर्क नहीं है. व्हाट इज दिस पेस्टल? पेस्टल का मतलब क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. इसको पढ़ाने के पहले मेरे को कुछ पेस्टल का फुल फॉर्म पढ़ाने के पहले पेस्टल का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं. पी फॉर लिखने का जरूरत नहीं है. पी फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल और L फॉर लीगल. सर लिखवा दीजिए. नहीं जरूरत है. क्यों जरूरत नहीं है सर? आप एक काम करिए, पेज नंबर 4 पर जाइएगा, आपको वहां पर एक चार्ट मिलेगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा. P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल और L फॉर लीगल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ नहीं समझे. सुनो, इसको पढ़ाने के पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं. बिजनेस इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट? नॉर्मली जब आप धंधा करते हैं तो कई सारी चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, कई सारी चीजें आपके धंधे को अफेक्ट करती है. मान लो मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूं, सरकार ने जीएसटी कम कर दिया. आपको पता होगा सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025, याद नहीं है? नवरात्रि स्टार्ट हुआ था. भूल गए सर. 2025 कब का चला गया? 22 सितंबर 2025 कब का चला गया? जीएसटी 2 उसको नाम दिया गया था. सरकार ने कई चीजों पर जीएसटी का रेट कम कर दिया. जैसे ही सरकार ने जीएसटी का रेट कम किया वैसे ही मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भयानक रूप से बढ़ गई. मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को इतना माल बेचना पड़ेगा. मैं कैपेसिटी एक पास सोच के रखा था कि हर महीने में मेरे को 50,000 गाड़ियां बिकेगी, पर अचानक से 3 लाख गाड़ियां बिक गई. तो एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. मान लो मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, बिस्किट मैन्युफैक्चर करता हूं, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आना कम हो गया, तो मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? सरकार ने जीएसटी रेट कम कर दिया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया. मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, तो ऑब्वियसली इसके चलते मुझे मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. तो इस जो भी चीजें ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस जो भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है वो सारी चीजों को आप नाम दिया करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. मैं रिपीट करता हूं, ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स माय बिजनेस, दे आर नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने लिख कर दिए हैं कि जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. उसको थोड़ा सा हम लोग एडेप्ट करते हैं, चेंज करते हैं. दुनिया में वही सर्वाइव करता है जो फिटेस्ट है. नहीं, दुनिया में वही सर्वाइव करता है जो अडेप्ट कर लेता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. वही आदमी दुनिया में सर्वाइव करता है. दुनिया के अंदर में हर रोज लाखों बिजनेस स्टार्ट होते हैं, लाखों 5 करोड़ 6 करोड़ बिजनेस साल भर में स्टार्ट होते हैं, परंतु उसमें 90% बिजनेसेस 1 साल के भीतर बंद हो जाते हैं और जो रिमेनिंग 10% बचते हैं उसके अंदर में 90% बिजनेसेस अगले साल में बंद हो जाते हैं. समझ रहे हो? और उसके बाद जो बचते हैं उसके 90% बिजनेस उसके अगले साल में बंद हो जाते हैं. मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंपटीशन है. अगर आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो यू विल नॉट सर्वाइव एट ऑल. 90% बिजनेस तो 1 साल में ही खत्म हो जाते हैं. तो दैट व्हाट इज दिस? जो अपने आप को समय के हिसाब से बदल देता है, अडेप्ट कर लेता है, वही आदमी लंबे समय तक बिजनेस कर पाता है. तो ऑब्वियसली मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस को क्या चीजें अफेक्ट कर रही है.
इन सारी फैक्टर्स को, इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस जो मेरे धंधे को अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर से बोलो कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट जनरली, ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बोलोगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जो बाहर की चीजें मेरे धंधे को अफेक्ट करती है, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बोलते हैं मैक्रो फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो। और जो इंटरनल फैक्टर्स हमारे धंधे को अफेक्ट करते हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे इंप्लॉइज, हमारे डायरेक्टर्स, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये इंटरनल फैक्टर जो हमारे धंधे को अफेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। तो कोई भी चीजें जो मेरे धंधे को अफेक्ट करती है, वो उनको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, सरकार ने टैक्स रेट चेंज कर दिया, सरकार ने मेरा प्रोडक्ट बैन कर दिया, या फिर कोई नया कॉम्पिटिटर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर आ गया, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया जिससे मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, किसी फॉर एग्जांपल हम अभी डिजाइनिंग, फोटो का डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं कैनवा की तरह, नहीं पता सर, मान लो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर आप जो इमेजेस आप फोटो खींचते हैं, क्लिक करते हैं, उनको एडिट कैसे किया जाता है, उनको ग्लैमर कैसे किया जाता है, उनके अंदर में आइकॉन्स कैसे लाए जाते हैं, उनका चेहरा कैसे चेंज किया जाता है, ये सारे मतलब हम लोगों का ऐप है। परंतु मान लो गूगल ने टेक्नोलॉजी ऐसा ला दिया कि उनके गूगल के एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ हो जा रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट तो बंद हो जाएगा। तो ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे धंधे को अफेक्ट करते हैं। दीज एक्सटर्नल फोर्सेस और एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस आर नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स माय बिजनेस। यहां पर बुक में लिखा हुआ है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, बट असल में होता है ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। लिख लो तुम जरा, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, all external forces as well as internal forces which affects my business are known as business environment. That is known as business environment. क्या क्या चीजें मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है? कस्टमर्स का टेस्ट, कॉम्पिटिटर ने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सप्लायर अगर मान लो मेरे को माल देना बंद कर दे, क्रेडिटर अगर मेरे को उधार देना बंद कर दे, सर सप्लायर अगर मान लो मेरे को माल देना बंद कर दे, सरकार अगर कोई टैक्स चेंज कर दे, क्रेडिटर अगर मेरे को क्रेडिट देना बंद कर दे। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, से फॉर एग्जांपल हम आईटीसी है, सिगरेट बनाते हैं, तो सिगरेट बनाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। तो मान लो एलआईसी मेरे में इन्वेस्टर है, ठीक है। अब एलआईसी के कई इन्वेस्टर ने, एलआईसी के शेयर होल्डर लोगों ने डिसाइड किया कि यार एलआईसी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है, लोगों का हेल्थ अच्छा होगा तो वो उनको ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी प्रोवाइड करती है, बेचती है। अगर लोग सिगरेट पीते हैं तो शायद उनका पॉलिसी को रिजेक्ट कर देता है। एक तो एलआईसी प्रमोट करती है कि भैया तुम हेल्थ को अपने मेंटेन करो, गंदी आदतों को दूर रखो, और वही एलआईसी अगर मान लो आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करती है, मान लो आईटीसी का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स है एलआईसी। अब एलआईसी के मैनेजमेंट के अंदर में डिसीजन लिया जाए कि भैया हम एलआईसी को फंड प्रोवाइड नहीं, आईटीसी को हम लोग फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। That is the meaning of this simple concept. I do believe this is very clear now. All external as well as internal forces which affects my business are known as a business environment. I do believe this is very clear now. अब मेरे को डिसाइड करना है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस। अच्छा तुमने लिखना है तो लिख लिया क्या? कंपटीटर अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, कस्टमर के फेवर से उतर जाए मेरा प्रोडक्ट, क्रेडिटर मुझे लोन देना बंद कर दे, सरकार टैक्स रेट चेंज कर दे, मेरा प्रोडक्ट को बैन कर दे, सप्लायर मुझे माल देना बंद कर दे। मान लो मेरा प्रोडक्ट जो है उसमें पुर्जा जो लगता है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, रेयर अर्थ है, मैग्नेट्स है। तुमको याद होगा 2025 में ट्रंप आया था तब, तो उसके बाद में चाइना से झगड़ा करना चालू किया, भारत से झगड़ा कर लिया साला, पाकिस्तान को गोद में बैठा दिया था। याद आया कुछ? इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में पाकिस्तान का सपोर्ट देने लग गया और इंडिया को उल्टा पुल्टा टैक्स लगाने लग गया। तो अगर मान लो हम लोग चाइना से सामान इंपोर्ट करते हैं, चाइना ने मैग्नेट्स, हमारी गाड़ियां बनती है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, उसमें मैग्नेट लगता है जो कि दुनिया में सिर्फ चाइना में ही होता है, 90% माल चाइना के पास है। तो चाइना उस माल को सप्लाई करना बंद कर दिया, शिपमेंट भेजना बंद कर दिया, तो हमारे धंधे पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। दैट इज सप्लायर्स। आर यू क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस?
दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस बिजनेस एनवायरमेंट। लिख लो, अगर सप्लायर माल देना बंद कर, चाइना से इंपोर्ट्स आना बंद हो जाए तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट होता है स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज दिस स्वॉट? स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। फिर से बोलो, क्या क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती हैं वो इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। फिर से बोलो, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती हैं? इंटरनल। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल। ध्यान से सुनना, एक काम करो, मेरे साथ साथ में पढ़ो ना। स्ट्रेंथ इज अ इनहेरेंट कैपेसिटी। स्ट्रेंथ इज अ इनहेरेंट कैपेसिटी, पैदाइशी ताकत, इंटरनल ताकत, विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एक ऐसी चीज मेरे अंदर में, एक ऐसी चीज जो कि मुझे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। मेरे अंदर में एक ऐसी लिमिटेशन, वीकनेस इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, एक ऐसी चीज मेरे अंदर की एक ऐसी चीज जो मुझे कमजोर बनाती है, कॉम्पिटिटर से कमजोर बनाती है, दैट इज नोन एज वीकनेसेस। ये इंटरनल होती है, कंपनी के अंदर में होती है, धंधे के अंदर में होती है। समझे नहीं सर? मैं मारवाड़ी हूं तो मेरा खून में, रगों में फाइनेंस दौड़ता है, अकाउंट्स दौड़ता है, धंधा दौड़ता है, बिजनेस दौड़ता है। ये मेरी इनहेरेंट कैपेसिटी है, इनहेरेंट कैपेसिटी है। तो मारवाड़ी लोग बिजनेस को डोमिनेट करते हैं, समझे? मारवाड़ी, गुजराती, उनमें भी जो बनिया क्लास है, जो हम लोग जैसे अग्रवाल, जैन, महेश्वरी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्लीज इसको कास्टिस्ट मार्क मत समझना। तो वी आर द मोस्ट इंडस्ट्रियस कास्ट इन द कंट्री। अग्रवाल, महेश्वरी, जैन और पारसी दुनिया, इंडिया की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियस कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा बिजनेस में आगे है ये, और कुछ हद तक पंजाबी भी। तो ये क्या है? हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी है। अगर हम सीए का एग्जाम देंगे तो मेरे को मालूम है मेरी रगों में फाइनेंस दौड़ रहा है, जन्मों जन्मों से, जन्म नहीं बोलना चाहिए, पूर्वजों से, 50 पीढ़ी पहले से हम लोग हिसाब किताब करते हैं, तो खून में हमारे हिसाब किताब दौड़ता है, जल्दी समझ में आता है गणित, मैथ्स, नंबर, डेटा। तो ये मेरी इनहेरेंट कैपेसिटी है, इनहेरेंट कैपेसिटी है। परंतु जन्मों से नहीं बोल रहा हूं, 50 पीढ़ी से, 100 पीढ़ी से जो हमारा खान पान है, जो हमारा जीन्स है, वो थुलथुला है, समझ रहे हो? मोटे होते हैं हम लोग, समझने का जरा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, ये हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। हम लोग शायद आर्मी में कम जाएंगे ऐसा नहीं है, कम जाएंगे, ये हमारी इनहेरेंट अंदरूनी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोका कोला इंडिया, कोका कोला इंडिया नहीं, कोका कोला कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में यूएस की कंपनी है। तो उसका स्ट्रेटेजिक इनहेरेंट कैपेसिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? भैया उसका जो प्रोडक्ट है ना, लोग कसम खाते कि हम कोका कोला पीते हैं तो कोका कोला ही पिएंगे और कोई प्रोडक्ट नहीं पिएंगे, कैंपा कोला या पेप्सी नहीं पिएंगे। वॉरेन बफेट बोलता है मेरा बॉडी का 80% कोका कोला दौड़ रहा है, कोका कोला ही पिएगा। दुनिया के हर शहर, हर गांव में पानी मिले ना मिले, कोका कोला जरूर मिलेगा। जबरदस्त नेटवर्क बना के रखा है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन टॉप कंपनीज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। कहीं पर पिज्जा हट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, कहीं केएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, मॉल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, मल्टीप्लेक्सेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। एंटरटेनमेंट पार्क में कोका कोला का प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, पेप्सी का नहीं मिलेगा। मिलेगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि पेप्सी के पास नहीं है, हम बोल रहे हैं कि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। परंतु ये उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, जबरदस्त लॉयल्टी, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जबरदस्त मार्केटिंग नेटवर्क, सुपीरियर रिसर्च, सुपीरियर प्रोडक्ट, ये उसकी इनहेरेंट एडवांटेज है। परंतु वीकनेस क्या है? भैया सिंगल प्रोडक्ट पर हम लोग फोकस करते हैं, सर कोल्ड ड्रिंक पर फोकस करते हैं, पर पेप्सी क्या है? चिप्स भी बनाता है, पानी भी बेचता है, हम लोग भी बेचते हैं, पर उतना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा नहीं है। चिप्स नहीं बनाते हम लोग, फूड आइटम्स, बाकी फूड आइटम्स में हम लोग नहीं है। कोका कोला बेवरेजेस में टॉप है, पर बाकी फूड आइटम्स में हम लोग बहुत पीछे हैं। ये क्या है? हमारी इनहेरेंट पैदाइशी लिमिटेशंस। एक काम करो, स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब समझ आ रहा है? स्ट्रेंथ का मतलब इंटरनल ऐसी चीज, अंदरूनी ऐसी चीज जो हमको एडवांटेज देती है, और वीकनेस का मतलब इंटरनल ऐसी चीज जो हमको पीछे करती है, दुनिया से पीछे करती है। दैट इज स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस। क्या बोलते हैं उसको? वीकनेसेस। मान लो एक आदमी सीए कर लिया, पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हैं, छोटे से गांव में रहता है, बूढ़े हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, डरते हैं, बीमार चलते हैं, वो उनको छोड़कर नहीं जा सकता। ये उसकी
वीकनेस हो गई। ये क्या हो गई? वीकनेस। पर उसका जो दिमाग है वो उसका इनहेरेंट कैपेसिटी, ये उसका स्ट्रेंथ हो गया। आया समझ में मैंने क्या कहा? अरे यस और नो, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का मतलब समझ में आया कि नहीं? ये इंटरनल होती है, अंदर की एडवांटेज, अंदर की कैपेसिटी, अंदर की लिमिटेशंस। परंतु दूसरा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये एक्सटर्नल होती है। ये क्या होती है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब सर, अब मान लो कोका कोला इंडिया अगर बिजनेस करता है इंडिया में, तो क्या है उसका अपॉर्चुनिटी? क्या है? यंग पॉपुलेशन, गर्मी बहुत भयंकर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? चारों तरफ से समुद्र है, कोस्टल एरियाज के अंदर में, मतलब साउथ इंडिया पूरा और इवन नॉर्थ इंडिया में भी कोस्टल एरिया, जैसे हमारा कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, बड़े शहर हो गए, और जितने भी साउथ इंडिया के अंदर में शहर है, समुद्र के 100-200-300 किलोमीटर के अंदर में, वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हैं लोग। नॉर्थ इंडिया में भयानक गर्मी पड़ती है, लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, वहां पर पसीना नहीं आता पर कोल्ड ड्रिंक का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग चीनी खाना पसंद करते हैं नॉर्थ इंडिया में। समझ रहे हो? हर चीज में चीनी, नमक, तेल, घी, हेवी फूड खाना पसंद करते हैं। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। लार्ज मार्केट है, यंग पॉपुलेशन है, एस्पिरेशनल है, अभी तक डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अभी तक हम लोग 10 रुपए 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। हम लोग मॉल्स के अंदर में, सिनेमा हॉल्स के अंदर में, मल्टीप्लेक्सेस में, एंटरटेनमेंट पार्क में हम लोग 200 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पीने में कतराते हैं। ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, कतराते हैं, कम करते हैं, पर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग उसको भी कंज्यूम करेंगे। होटल में जाते हैं तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करते हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं। बोलेंगे यार कोल्ड ड्रिंक हम बाहर में 20 रुपए में खरीद लेंगे ना, अंदर में 200 रुपए क्यों देंगे? तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि समय के साथ सब कोई करेंगे ही ऐसा, करेंगे ही ऐसा। दैट इज अपॉर्चुनिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लार्ज मार्केट, बट एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। पर थ्रेट क्या है उसका? थ्रेट क्या है? कैंपाकोला, कैंपाकोला रिलायंस का है, कैंपाकोला। छोटे छोटे लाहौरी जीरा, डाबर के प्रोडक्ट्स, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट, कैंपाकोला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर। जानते हो ना, कैंपाकोला पूरे मार्केट को तबाह कर रहा है, रिलायंस। ये क्या है? थ्रेट। अनफेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, which enables to consolidate and strengthen its position, which enables causes damage। समझ में आ रहा है? मेरे अंदर का फायदा नुकसान को स्ट्रेंथ वीकनेस बोलेंगे, बाहर का फायदा नुकसान को अपॉर्चुनिटी थ्रेट बोलेंगे। इतना सा लिख लो, काम हो जाएगा। कंपनी के अंदर का एडवांटेज डिसएडवांटेज को स्ट्रेंथ और वीकनेस बोलेंगे। कंपनी के अंदर का स्ट्रेंथ एडवांटेज डिसएडवांटेज को स्ट्रेंथ वीकनेस बोलेंगे। बाहर का एडवांटेज डिसएडवांटेज को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बोलेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि स्ट्रेंथ को यूज करके वीकनेस को मिनिमाइज करना है, अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करवाना है, कैपिटलाइज करना है, और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना है। चल, ये सब ज्ञानबाजी है, कोई आने जाने कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लिखना तो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, मारवाड़ी का इंटरनल स्ट्रेंथ बिजनेस को इजीली समझता है, बस बिजनेस और अकाउंटिंग को इजीली समझता है, फाइनेंस, बिजनेस, अकाउंटिंग को इजीली समझता है। कोका कोला का सुपीरियर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड लॉयल्टी, इंटरनल स्ट्रेंथ। फिर लिखो वीकनेस। क्या ये वीकनेस क्या है? मारवाड़ी का एवरेज स्ट्रेंथ का जीन्स। तुम बॉडी बिल्डर या आर्मी में या पुलिस में कम लोगों को मिलोगे मारवाड़ी लोग, ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, प्रोपोर्शनेटली बोल रहा हूं मैं। अगर पंजाबी लोग अगर जितने मिलते हैं पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, मारवाड़ी लोग जितने पॉपुलेशन उसके प्रोपोर्शन में कम मिलेंगे। मतलब अगर 1 करोड़ पंजाबी है तो उसमें 1 लाख अगर आर्मी में है तो 1 करोड़ मारवाड़ी में से 5,000 ही आर्मी में मिलेंगे। ये बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? चलिए, ये क्या है? वीकनेस क्या है? मारवाड़ी का थुलथुला बॉडी मोटा। चलिए, कोका कोला को ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट।
कोका कोला का ओवर डिपेंडेंस ऑन कोल्ड ड्रिंक्स, शराब नहीं बनाता, चिप्स नहीं बनाता, पैक फूड नहीं बनाता, समझ रहे हो, गांजा नहीं बजता। चलो नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी क्या है? फेवरेबल कंडीशन। अपॉर्चुनिटी क्या है? फेवरेबल कंडीशन। लिख लो, फॉर एग्जांपल कोका कोला का अपॉर्चुनिटी क्या है? यंग पॉपुलेशन, ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, प्रेजेंटली लोअर कंजम्पशन, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत है। सबको ही दिन में कोल्ड ड्रिंक पीना चालू करेंगे, दिन में हर कोई आदमी 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीना चालू करेगा, पानी बंद कर देगा पीना। अपॉर्चुनिटीज बहुत है। थ्रेट क्या है? न्यू कॉम्पिटिटर लाइक कैंपाकोला। चलिए खत्म। स्ट्रेंथ और वीकनेस अंदर की, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर। अब मैं बात करता हूं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जैसे माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो का मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हो इंटरनल एनवायरमेंट है, नॉट एग्जैक्टली इंटरनल। माइक्रो का मतलब, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्मॉल स्केल पर, और मैक्रो क्या होता है? लार्ज स्केल पर। माइक्रो क्या होता है? कंपनी स्पेसिफिक, और मैक्रो क्या होता है? सबके लिए। मैं एक कपड़ा बनाने वाला कंपनी हूं, मैं एक गाड़ी बनाने वाला कंपनी हूं, मैं एक घड़ी बनाने वाला कंपनी हूं, तो माइक्रो सिर्फ मेरे को अफेक्ट करता है, और मैक्रो मेरे जैसे सारे व्यापारियों को अफेक्ट करता है। माइक्रो सिर्फ मुझे अफेक्ट करता है, मैक्रो सबको अफेक्ट करता है। लिख लो, माइक्रो सिर्फ मुझे अफेक्ट करता है, और नेक्स्ट पेज में आएगा आपका मैक्रो। नेक्स्ट पेज में देखो ना, चार्ट मिलेगा एक मैक्रो जो सबको अफेक्ट करता है। ठीक है, माइक्रो सिर्फ मुझे अफेक्ट करता है, मैक्रो सबको अफेक्ट करता है, मेरे जैसे सारे व्यापारियों को अफेक्ट करता है। अब माइक्रो में 6 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग याद रखते हैं। कॉमिक्स याद रखने के लिए, C फॉर कस्टमर्स, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडियरीज, C फॉर कॉम्पिटिटर और S फॉर सप्लायर्स। कॉमिक्स या कॉस्मिक कोई कोई बोलता है। माइक्रो कुछ ऐसे बिजनेस के फैक्टर हैं जो सिर्फ मुझे अफेक्ट करते हैं, जैसे मेरे कस्टमर्स। कस्टमर क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है? दो वर्ड है यहां पर, कस्टमर और कंज्यूमर। यहां पर कौन सा वर्ड है? कस्टमर। कस्टमर का मतलब जो मेरा माल खरीदता है उसको बोलते हैं कस्टमर, और जो मेरा माल यूज करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर, कंज्यूमर। जो मेरा माल खरीदता है उसको बोलते हैं मेरा कस्टमर, और जो मेरा माल इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। हो सकता है दोनों सेम, हो सकता है दोनों अलग अलग हो। मतलब मैं शैम्पू बेचता हूं, तो एक आदमी शैम्पू खरीदने आता है मेरी दुकान में, वो हो गया मेरा कस्टमर। उसकी बेटी इस्तेमाल करती है, बेटी हो गई कंज्यूमर। समझ गए? समझ गए? कंज्यूमर जो कंज्यूम करती है, कस्टमर जो मेरा बायर है, मेरे पास जो आया। तुम्हारे पापा ने मेरे से क्लास परचेज किया, तो तुम्हारे पापा क्या हो गए? कस्टमर। पर आप कौन हो गए? आप को यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर। और एग्जांपल दीजिए, मैं होलसेलर हूं, मैं होलसेलर हूं, मेरे पास दुकानदार आते हैं, मैं उनको माल बेचता हूं, तो दुकानदार मेरे क्या है? कस्टमर। कस्टमर पर दुकानदार खुद यूज नहीं करते, दुकानदार और बाहर में दुकान कस्टमर को और बायर को बेचते हैं, तो उनके जो लोग खरीदते हैं और उनके यहां पर जो लोग यूज करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर। नहीं समझे सर? समझ गए सर? अरे मैं शैम्पू का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, होलसेलर हूं, कई सारी दुकानें, कई सारे क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, जियोमार्ट, डी मार्ट, बिग बास्केट मेरे से परचेज करते हैं। ये लोग कौन हो गए? ये लोग कौन हो गए? कस्टमर। वो लोग से जो परचेज करते हैं और यूज करते हैं, जो यूजर हो गए फाइनली, वो हो गए क्या? कंज्यूमर। क्या हो गए वो? कंज्यूमर। तो एक कस्टमर, और पीटर ड्रकर ने बोला था, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। पीटर ड्रकर ने बोला था, माय एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पीटर ड्रकर ने बोला था, माय एम ऑफ द बिजनेस इज टू बी क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। कस्टमर क्रिएट करो और उनको रिटेन करो। तो परंतु साथ साथ में मुझे यह भी देखना होगा कि मेरा कंज्यूमर कौन है, कौन मेरे कस्टमर है, कौन मेरे कंज्यूमर है, वो क्या बेनिफिट देख रहे हैं मेरे प्रोडक्ट में, क्या बेनिफिट देख रहे हैं। भैया जो शैम्पू खरीदने आता है भारत के अंदर में, वो डैंड्रफ उड़ा दो बस काफी है। अरे डैंड्रफ यहां पर बहुत होता है, ह्यूमिडिटी बहुत है, डैंड्रफ बहुत होता है, धूल मिट्टी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, प्रदूषण बहुत है, डैंड्रफ बहुत होता है। हमारा जो खाना पीना है उसके हिसाब से समझ लो।
ड्राइनेस होता है तो डैंड्रफ बहुत होता है, ठंड में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है। तो कस्टमर ये नहीं देखते कि मेरे बाल उड़ रहे हैं कि टूट रहे हैं, कस्टमर ये नहीं देखते कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, कस्टमर बोलते मेरा डैंड्रफ हटा दो, मेरे को ततर 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 करने में आसानी हो, समझ रहे हो, ततर 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 हेयर डांस करने में मस्त आसानी हो। तो कस्टमर क्या देख रहे हैं? अगर मान लो मैं उनको ऐसा प्रोडक्ट बेच दूं जिसमें अंडे का स्मेल आता है, तो आधे कस्टमर इंडिया के तो खरीदेंगे नहीं, साला अंडे का स्मेल आता नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या है? व्हाट आर देयर बाइंग पैटर्न्स, वो लोग कहां से खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर्स। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं हेड एंड शोल्डर्स अगर बेचना है तो मैं लोकल ग्रोसरी शॉप में, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट में मिल जाएगा, पर लॉरियल नहीं मिलेगा हर दुकान में। मॉल में मिलेगा, बड़ी दुकानों में मिलेगा, ब्लिंकिट इंस्टामार्ट में प्रीमियम प्राइस पर मिलेगा, नायका में मिलेगा, समझ रहे हो? ये है उनके बाइंग पैटर्न्स क्या है। अगर मैं जिस एरिया में मेरा दुकान है, देखो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर या डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, छोटे बिजनेस के हिसाब से भी सोचो। बिजनेस एनवायरनमेंट सबको अफेक्ट करता है। अगर एक चाय का दुकान है तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, फिर वो क्या एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है। आज भयंकर बरसात हो गया, कस्टमर नहीं आए, मेरा तो नुकसान हो गया, तब बिजनेस एनवायरनमेंट छोटे बड़े सबके लिए है, एक आदमी के लिए नहीं है, हर एंटिटी के लिए है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, दुकानदार हो, रिटेलर हो, ट्रांसपोर्टर हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, सिनेमा हॉल हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम। कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है? अगर मैं जिस एरिया में माल बेचता हूं वहां पर गरीब लोग रहते हैं तो मेरे को छोटा शैशे जल्दी बिक जाएगा, पर मैं जिस दुकान में मेरा जहां पर दुकान है वहां पर अमीर कस्टमर रहते हैं तो वहां पर बड़ा बॉटल बिकेगा, इतना बड़ा बॉटल बिकेगा, सब भले शैम्पू करेंगे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या है? कस्टमर्स। तो कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है, कस्टमर की इनकम क्या है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारे भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कस्टमर का इनकम पैटर्न क्या है, कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है, वो सारे मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सी फॉर कस्टमर, फिर ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मेरी कंपनी में क्या स्ट्रक्चर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में वेरी फास्ट डिसीजन, पार्टनरशिप में उससे स्लो डिसीजन। मैं किसी के साथ पार्टनर हूं तो मेरे को जो काम करना है, जो खर्चा करना है, जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, जो माल खरीदना है, दूसरे से पूछ पूछ कर करना पड़ेगा। मेरे को माल पसंद आ गया पर मैं बाकी लोगों से पूछूंगा तो मेरा डिसीजन स्लो होगा, मैं काम स्लो कर पाऊंगा, मेरे बिजनेस की प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। फायदा होगा नुकसान होगा उसकी बात नहीं करो मैं, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो मेरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, मैं प्रोप्राइटर है कि पार्टनरशिप है कि कंपनी है, कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी है तो कुछ लोगों से जल्दी जल्दी पूछकर बात कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, पर पब्लिक कंपनी है तो उसमें डिसीजन मेकिंग स्लो होगा, सरकारी कंपनी है तो उसमें डिसीजन मेकिंग और स्लो होगा। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मेरा ओनर कौन है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं मारवाड़ी हूं, मान लो मैं हूं मारवाड़ी, मैं अगर कोई दुकान खोलूंगा तो उसमें नॉन वेज वाला आइटम नहीं रखूंगा क्योंकि हम नहीं खाते। आपको बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? कोई केक है मान लो जिसमें नॉन वेज आइटम्स है, फिश ऑयल है, बटर चिकन मसाला नहीं रखेंगे, एवरेस्ट का चिकन मसाला नहीं रखेंगे, पाबाजी मसाला रख लेंगे, तड़का मसाला रख लेंगे, पर चिकन मसाला नहीं रखेंगे। समझ रहे हो? तो ये मेरे बिजनेस की प्रॉफिट्स पर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। कस्टमर आता है, हम बोलते नहीं हम लोग नहीं रखते सर, दूसरी दुकान से खरीद लिए, दूसरी दुकान में जाता है, वहां पर सारा माल मिलता है, वो मेरा दुकान में आना बंद कर देता है, तो मेरे प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो ओनर का कल्चर क्या है, ओनर का दिमाग क्या है, ये सारे मेरे बिजनेस की प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। लिखना हो तो लिख लो, ये सारी चीजें मेरी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ओनर कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहता है, प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है कि कंपनी है, उसके हिसाब से डिसीजन फास्ट होंगे स्लो होंगे, मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। मेरे एम्प्लॉयज का स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, ये भी मेरे बिजनेस को, अरे माल ज्यादा बेच पाएंगे, अगर वो स्किल्ड एम्प्लॉय है तो माल ज्यादा बेच पाएंगे, अनस्किल्ड है तो वो कम माल बेच पाएंगे। तो इन सब से मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब नेक्स्ट है मार्केट्स। व्हाट इज दिस मार्केट? भैया मार्केट इज लार्जर देन द कस्टमर। जितने सारे कस्टमर्स हैं उन सबको जोड़ दोगे तो क्या होगा? मार्केट। मार्केट का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी क्या है। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी। अगर मान लो मैं प्राइस अगर 10% बढ़ा तो मेरी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा?
मैं जीन्स बेचता हूं, अगर मैंने अपने जीन्स का दाम 5% बढ़ा दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 की जगह 2100 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर 20% बढ़ा दिया तो हो सकता है फर्क पड़ जाए, हो सकता है फर्क पड़ जाए। प्राइस इलास्टिसिटी कितना है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर डिमांड पर अफेक्ट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्राइस सेंसिटिविटी कितना है? एम आई वेरी वेरी क्लियर इन दिस? टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, भैया बाजार में टेक्नोलॉजी क्या है? एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मार्केट, मैच्योरिटी ऑफ द मार्केट। सर ये यहां पर मैच्योरिटी ऑफ द मार्केट का मतलब क्या है? मैच्योर मार्केट्स के अंदर में इलास्टिसिटी क्या होता है? इमैच्योर मार्केट्स में इलास्टिसिटी क्या होता है? मैच्योर मार्केट, जैसे चाय का मार्केट क्या है? मैच्योर है। अगर मेरा चाय अगर 5% भी 2% भी दाम बढ़ा दूं तो मेरा चाय को नहीं खरीदेगा, क्योंकि हजारों सेलर है, हजारों बायर, लाखों करोड़ों बायर है, पूरा देश पीता है। पूरा 140 करोड़ लोग रोज का 300 करोड़ कप पीते हैं। हर आदमी 5 कप, 10 कप, 20 कप, 50 कप, 100 कप, 500 कप पीता है। मैच्योर मार्केट है, हर पूरा इंडिया पीता है चाय, तो मैच्योर मार्केट है। बट एयरलाइंस का मार्केट इमैच्योर है, एयरलाइंस का मार्केट इमैच्योर। बहुत थोड़े से लाखों लोग, कुछ लाख लोग रोज ट्रैवल करते हैं। 15-20 एयरलाइंस हमारे शहर से ऑपरेट करती है। मेरे को अगर मान लो कोलकाता से दिल्ली जाना है तो 4 कंपनी का फ्लाइट से, मान लो मॉर्निंग में जाना है तो सिर्फ 2 ही कंपनी का फ्लाइट मिलेगा, मान लो। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, फिर ज्यादा है, अरे एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये इमैच्योर मार्केट है। पर चाय मेरे को खरीदना है तो हजारों दुकानदार है, करोड़ों कस्टमर है। इमैच्योर मार्केट के अंदर में इलास्टिसिटी कम होता है, मैच्योर मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। मार्केट का टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑब्वियसली आप टेक्नोलॉजी में भी आएगा। मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है? आपको याद होगा, शायद पता नहीं होगा। 2023 में, 2024 में, 2025 में, याद होगा, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले हम लोग दुकान में जाया करते थे छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए। जल्दी में है तो फटाफट दुकान में चले गए। आज क्या है? फटाफट इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और जियो मार्ट से मंगवाते हैं सामान, बिग बास्केट से मंगवाते हैं सामान, जेप्टो से मंगाते हैं, जुप करके, आंख बंद करके, ब्लिंकिट, ब्लिंकिट, आप पलक झपकाओ और आपके सामने सामान हाजिर। ब्लिंक योर आईज, ब्लिंकिट, पलक झपकाओ, माल आपके सामने हाजिर। तो अगर मान लो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ब्लिंकिट पर ज्यादा परचेज करते हैं, इंस्टामार्ट पर ज्यादा परचेज करते हैं, तो मेरे को वहां पर ज्यादा माल बेचना पड़ेगा, समझ रहे हो? पैक फूड मेरे को वहां पर ज्यादा बेचना पड़ेगा। पर गोलगप्पे कोई नहीं खरीदता। अगर मैं गोलगप्पे बेचता हूं तो ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो पर थोड़ा कम चांसेस है, जोमेटो, स्विगी पर थोड़ा कम चांसेस है। क्यों? ऐसा नहीं है कि खरीदते नहीं है, बट यार उसका जो वहां पर खड़ा होकर खाने में मजा है ना, वो मजा घर में बुला कर नहीं है, समझ रहे हो? मजा नहीं आएगा। खुद उसको प्लास्टिक में पैक करके देगा, खोलो, खाओ, समझ रहे हो? तो बोलने का मतलब मेरा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? पेट्रोल नहीं बिकता ब्लिंकिट पर, इंस्टामार्ट पर, पेट्रोल ऑर्डर कर दिए, अच्छा पागल है बे। दारू ऑर्डर कर दी, नहीं बिकता। चालू हो गया कुछ कुछ शहरों में दारू ऑर्डर करना, परंतु हर जगह पर नहीं हुआ कि ब्लिंकिट पर दारू ऑर्डर कर दो। अच्छा बेटा, दारू पीने के लिए तो आना ही पड़ेगा मेरे पास, हेयर कट करवाने के लिए तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। सर अर्बन कंपनी से बुला लेंगे, अरे ठीक है, वो बुला लेगा, वो अलग बात। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, समझ रहे हो? सिस्टम क्या है? लोग घर पर मंगवाते हैं कि दुकान पर आकर खरीदते हैं, हमारे दुकान पर आकर खरीदते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर खरीदते हैं? कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है मार्केट का? इससे भी मेरे बिजनेस की प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ता है, मेरे बिजनेस की प्रॉफिट्स पर, सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है। इंटरमीडिएरीज, भैया ये बैंड बजाने वाली यही मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बात कर रहा था, इंटरमीडिएरीज के बारे में बात हो रहा था, दोनों मिला जुला पॉइंट है। अब अगर बीच में जो इंटरमीडिएरीज है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, जैसे पेट्रोल पंप के एसोसिएशन, डीलर्स को, मान लो जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तब तो वो लोग खुश होते हैं, वो लोग को मान लो 2% कमीशन मिलता है, तो पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो वो लोग खुश होते हैं, पर जब दाम गिरता है तो वो लोग चिल्लाते हैं हम लोग पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं। क्यों? पेट्रोल का दाम गिर गया, हमारा कमीशन गिर गया, हम लोग को प्रॉफिट खत्म हो गया, लॉस में आ गए हम लोग, खर्चा ज्यादा है, हम लोग पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं, हफ्ता भर का स्ट्राइक, कमीशन बढ़ाओ हमारा, साला ले तेरी। तो इंटरमीडिएट बैंड बजा के रख देंगे, समझ रहे हो? अगर मेरा सारा माल जेप्टो पर ही बिकता है और बेटा जेप्टो वाला से झमेला हो गया तो बैंड बज जाएगा ना हमारा। तो मेरे को 4 सप्लायर साथ में रखने पड़ेंगे, जेप्टो भी रखना पड़ेगा, इंस्टामार्ट भी रखना पड़ेगा, ब्लिंकिट भी रखना पड़ेगा, जियो मार्ट भी रखना पड़ेगा, डी मार्ट भी रखना पड़ेगा, बीबी रखना पड़ेगा। बीबी मतलब बिग बास्केट, बीबी मतलब बीवी नहीं, पत्नी नहीं, बीबी, बिग बास्केट।
तो ये क्या है, इंटरमीडिएट मेरे के बैंड बजा कर रखते हैं। अब जैसे जोमेटो है, उसके अगेंस्ट में रेस्टोरेंट वाले NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बाट लगा के रखता है हमेशा जोमेटो के साथ। क्यों? अरे उसके पास तो पूरा डेटा है ना, कौन सा कस्टमर किस दुकान से, किस रेस्टोरेंट से, किस टाइम पर क्या प्रोडक्ट परचेज करता है, उसके पास सारा डेटा आ गया। अब बेटा क्या कर रहा है, वो खुद अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, या कुछ कुछ रेस्टोरेंट के साथ में मिलकर बोल रहा है बेटा इस एरिया में इस चीज का डिमांड जबरदस्त है, तो खाली इस दुकान में ये प्रोडक्ट बनाओ, पूरा मार्केट खा जाएंगे। और समझ रहे हो, एक एरिया में 100 रेस्टोरेंट है, तो वहां के लोगों का ऑर्डर जो होता है उसका डेटा है जोमेटो के पास, स्विगी के पास। तो वो डेटा को एनालिसिस करके देख लिया, अरे साला ये वाला माल सबसे ज्यादा बिकता है, ये वाला रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक कर लो। और एक रेस्टोरेंट से बात कर लिया, बेटा इस एरिया में खोलेंगे और यही माल बनवाएंगे और ऐसा ऐसा टेस्ट देंगे, वहीं का कुक को ले आए, सारा ऑर्डर वो खा गया। अब स्टार्टिंग में डिस्काउंट पर देने लगे, फिर बाद में तो नेशनल रेस्टोरेंट NRAI बैंड बजा के रखा है जोमेटो का। जोमेटो उनका असल में रेस्टोरेंट वाला का बैंड बजा के रखा है, कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन, डिलीवरी चार्जेस, फलाना चार्जेस, रिजेक्शन, बैंड बजा के रखा है। तो NRAI हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है जोमेटो स्विगी के साथ। तो क्या है, इंटरमीडियरीज। अरे अगर इंटरमीडियरीज ऐसा काम करने लग गया तो मेरे तो बैंड बच जाएगा। अमेजोन यही करता है, अमेजोन भी यही करता है। छोटे दुकानदार है, उन लोगों का प्रोडक्ट देखता है और उसके बाद देखता है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, उसका डुप्लीकेट कॉपी कर। इंटरमीडियरीज। आप समझ रहे हैं जोमेटो एटर्नल जो है स्टॉक मार्केट का किंग क्यों बना हुआ है? सेंसेक्स में घुस गया, वो प्रॉफिट है नहीं फिर भी सेंसेक्स में घुस गया। क्यों? यही सबसे चीज है, फ्यूचर में सब कुछ करेगा, शादी करवाएगा वो अपने आप पर, समझ रहे हो? सब बेचेगा, सब बेचेगा बेटा, सब बेचेगा। क्लास भी जोमेटो पर आ जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी जोमेटो पर। शादी करना है जोमेटो पर, डेटिंग करना है जोमेटो पर, होटल बुक करना है जोमेटो पर, उसका वर्टिकल्स अलग आ जाएगा, ऐप अलग आ जाएगा। प्रिंट आउट करवाना है तो आ जाएगा प्रिंट आउट जोमेटो पर, जूता पॉलिश करवाना है जोमेटो पर, टिकट बुक करना है, फ्लाइट का टिकट बुक करना है, होटल में रहना है, सब जोमेटो पर। सफाई करवाना है घर में जोमेटो पर, शादी करना है जोमेटो पर, डेटिंग करना है जोमेटो पर, चैट करना है जोमेटो पर, वीडियो बनाना है जोमेटो पर। तो इंटरमीडिएट अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो बैंड बजा देगा मेरा। जैसे अमेजन जो है, दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेटेड कंपनी इन द वर्ल्ड, अमेजन। क्यों? क्योंकि वो यही सबसे गंदा काम करती है। वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए दुकानदारों को नोच लेती है पूरा, एकदम चीड़ देती है, उधेड़ देती है एकदम, पूरा का पूरा खा जाती है उनके प्रॉफिट्स को। रिजेक्शन पर पैसा कटेगा, डिस्काउंट तुमको बियर करना पड़ेगा, डिलीवरी चार्जेस तुमको देना पड़ेगा, रिटर्न होगा तो उसका खर्चा ऐसे होगा, कम से कम इतना सेल जनरेट नहीं किए तो बेटा और पैसा लगेगा, बैंड बजा कर रखता है। और फिर उसके बाद में सबका प्रोडक्ट को कॉपी करके खुद का माल बनाना चालू कर देता है और उस पर भयंकर प्रॉफिट कमाना चालू कर देता है, सबका बैंड बजा देता है। कॉम्पिटिटर्स तो भैया अंत नहीं है इसका स्टडी। कॉम्पिटिटर मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। अगर कॉम्पिटिटर ने सस्ता दाम पर घटिया क्वालिटी का सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो मेरे बिजनेस की प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा सर, बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा। तो मेरे बिजनेस की प्रॉफिट्स पर फर्क पड़ेगा ना, दैट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का मतलब मैं जो माल बनाता हूं मेरा कॉम्पिटिटर भी वही माल बनाता है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। मैं सीए पढ़ाता हूं, सीएमए पढ़ाता हूं, कई लोग सीए सीएमए पढ़ाते हैं, वो मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। पर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है? शॉर्ट्स, रील्स, फीड्स। समझ रहे हो? नहीं समझे, छोड़ो। मान लो एक कार, मारुति और टाटा कार, ये दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। कोई आदमी अगर पैसा है उसके पास तो मारुति कार खरीदेगा या टाटा कार खरीदेगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। परंतु मारुति का कॉम्पिटिटर मेक माई ट्रिप भी है। हाँ 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 बेटा, अगर किसी के पास डिस्पोजेबल इनकम होगा, 10 लाख रुपए अभी बोनस मिला है, शेयर मार्केट से कमाया है, तो गाड़ी खरीदे कि एक इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाए, इंटरनेशनल ट्रिप पर घूमने जाए गर्लफ्रेंड के साथ। ये इनडायरेक्ट कंपटीशन, समझ रहे हो? दो मूवी थिएटर एक दूसरे के डायरेक्ट कंपटीटर, पर एक मूवी थिएटर और एक एंटरटेनमेंट पार्क। संडे का दिन है, मूवी देखने जाए कि एंटरटेनमेंट पार्क में जाए, कहां पर जाए? समझ रहे हो? दैट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। आया समझ में?
एग्जाम्पल दिया है। तो भैया कॉम्पिटिटर कौन है मेरे, पहले ये तो आइडेंटिफाई करो। मेरा कंपटीटर कंपटीशन किससे है? अरे मेरा कंपटीशन किससे है? मान लो मैं एक जिम चलाता हूं, जिम, ये टेक्नोलॉजिकल में आएगा, ठीक है, जिम चलाता हूं, तो बगल वाले जिम से तो मेरा कंपटीशन है ही। इसके अलावा मेरा कंपटीशन टेक्नोलॉजी से भी है। टेक्नोलॉजी से कैसे? टेक्नोलॉजी से कैसे? अरे टेक्नोलॉजी से ऐसे सर कि अगर लोग दिन भर सोशल मीडिया पर लाइव रहते हैं, यहां शॉर्ट्स बना रहे हैं, यहां रील्स बना रहे हैं, यहां पर फोटोग्राफ अपडेट कर रहे हैं, यहां पर स्टेटस लगा रहे हैं, दिन में 10 बार स्टेटस चेंज करते हैं, दिन में 10 बार इंस्टा पर फीड डालते हैं, दिन में 10 बार इंस्टा पर फेसबुक पर फीड डालते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, दिन भर चलता रहता है। स्नैपचैट से फोटो खींचेंगे, इससे तो बैकग्राउंड आता है ना मेरा जिम का, मेरा रेस्टोरेंट का। तो मैंने नया नया रेस्टोरेंट बनाया, तब तो मेरा माल जल्दी ज्यादा बिकेगा। पर जैसे ही लोग कस्टमर फोटो पीछे का बैकग्राउंड अच्छा खाली ना खराब हो गया, वैसे ही लोग मेरा दुकान में आना बंद कर देंगे। खाने कम आते हैं, सेल्फी खींचने ज्यादा आते हैं, फोटो खींचने ज्यादा आते हैं। तो जो नया रेस्टोरेंट खुला है उसमें चले जाएंगे। टेक्नोलॉजी भी तो मेरा कॉम्पिटिटर है। तो मेरे को पहले ये जानना पड़ेगा मेरा कॉम्पिटिटर है कौन, कौन है वो बताओ। अरे बात समझ में आ रहा है? What are their business objective and strategies? Who are the most aggressive and powerful competitors? मेरे कॉम्पिटिटर है कौन? जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले मैं अगर गाड़ी बेचता हूं तो मेरे को ये जानना पड़ेगा भैया गाड़ी का कॉम्पिटिटर है कौन। म्यूचुअल फंड से भी मेरा कॉम्पिटिटर है, गोल्ड भी मेरा कॉम्पिटिटर है, एंटरटेनमेंट रिसोर्ट भी मेरा कॉम्पिटिटर है, और फॉरेन ट्रिप भी, मेक माई ट्रिप भी मेरा कॉम्पिटिटर ही है। समझ रहे हो? तो पहले मेरे को ये तो जानना पड़ेगा मेरा कॉम्पिटिशन है किससे। मैं तो गाड़ी बेचता हूं, तो कई लोग सोचते हैं गाड़ी देखने पर ही दूसरी कंपनी का गाड़ी से ही हमको कंपीट करना है। अरे नहीं भैया, गोल्ड बेस से भी कंपीट करना है मेरे को, फॉरेन ट्रिप वाले से भी कंपीट करना है, एंटरटेनमेंट पार्क से भी मेरे को कंपीट करना है, क्रूज ऑपरेटर से भी मेरे को कंपीट करना है। पब्लिक के पास पैसा आएगा तो लिमिटेड पैसा है, वो गाड़ी खरीदेगा या फिर क्रूज में उड़ा देगा। तो वो मेरे को कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना है और फिर देखना है कि कौन मेरा सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर। और लास्ट है सप्लायर। सप्लायर को पता मैंने बात कर लिया। अगर सप्लायर मेरे को माल देना बंद कर दे, सप्लायर मेरे को माल देना बंद कर दे, तो फिर मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तो सप्लायर के बारे में अगर कोई पुर्जा है, मेरे को घर में बनाना है कि बाजार से परचेज करना है, क्या करूं मैं? अगर मैं कोई प्रोडक्ट घर में बनाऊंगा या बाजार से खरीदूंगा तो उसमें मेरा खर्चा कितना लगता है मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सप्लायर टाइम पर माल देना बंद कर दे तो मैं अपने कस्टमर को माल नहीं दे पाऊंगा। समझो, मैं एक ज्वेलर हूं, सिल्वर का दाम भयंकर बढ़ गया, सिल्वर का सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। कस्टमर आ गए, दुकान पर लाइन लगा के रखे हैं, पर मेरे पास सप्लाई नहीं है सिल्वर। हम पैदा थोड़ी ना करेंगे सिल्वर, जमीन से हम थोड़ी ना निकालेंगे, हम तो खरीदेंगे ना। सप्लायर मेरा माल नहीं दे रहा, अब क्या करें हम? कस्टमर आकर मेरे को मारने लग गया, बट साला तुम पैसा के लिए, अरे सप्लायर बोला था मेरे को माल देने के लिए, नहीं दिया, हम क्या करेंगे? तो कौन मेरे सप्लायर हैं, उनसे मेरा क्या रिलेशन है, वो मेरे को प्रेफरेंस देते हैं या नहीं देते, ये सारी चीजें मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है। लिख लो, सप्लायर अगर मेरे से ज्यादा बार्गेन करने लग गए, ज्यादा पैसा डिमांड करना चालू कर दिए, तो मेरी प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा ना। लिख लो, सप्लायर अगर मेरे को टाइम पर माल नहीं दे, पैसा ज्यादा चार्ज करे, क्वालिटी खराब कर दे, तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। लिख लो, कॉम्पिटिटर अगर बेटर प्रोडक्ट सस्ते दाम पर बेचना चालू कर दे तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है, कौन मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, कौन मेरा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, आइडेंटिफाई करो। वो लोग चाहते क्या है बेटा? रिलायंस तो चाहता है, रिलायंस जिस इंडस्ट्री में घुसता है वो सोचता है कि सबको तबाह कर दे, फिर अपना मार्केट पे प्रॉफिट कमाए। समझे? रिलायंस क्या सोचता है, जिस इंडस्ट्री में पावर रखेंगे उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर को पूरा खत्म, दबाकर एकदम कुचल देंगे। एक बार कुचल देंगे फिर भयानक ऊपर प्रॉफिट कमाएंगे। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट में टिके रहना सबके साथ में, या मार्केट को डिस्ट्रॉय करके फिर प्रॉफिट कमाना? सबके साथ में प्रॉफिट का हिस्सा ले लेना ऑब्जेक्टिव है, या फिर सबको तबाह करके फिर भविष्य में प्रॉफिट कमाना वो ऑब्जेक्टिव है? वो देखना पड़ेगा। नहीं समझ आया? इंटरमीडिएट्स के अंदर में लिख लो, वो लोग कमीशन कितना चार्ज करते हैं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट हो गया, एग्जांपल लिख लो, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूं, अगर जोमैटो बहुत पावरफुल हो गया तो कमीशन ज्यादा डिमांड करेगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा, तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं रेस्टोरेंट हूं, जोमैटो अगर स्ट्रांग हो गया तो कमीशन ज्यादा चार्ज करेगा, फाइन ज्यादा लगाएगा, बार बार धमकी देगा, डिलिस्ट कर रहे हैं, डिलिस्ट कर रहे हैं, डिलिस्ट कर रहे हैं, तुमको हटा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से।
फाइन लगाएगा, डुप्लीकेट कॉपी करेगा। चलिए, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, मैच्योरिटी क्या है। मैच्योर मार्केट्स में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, इमैच्योर में कम होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखा तुमने, एग्जांपल है, मेरे एम्प्लॉयज का कैपेबिलिटी, एम्प्लॉयज का स्किल मेरी कॉस्ट को, प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। अगर ओनर जैनी है तो नॉन वेज आइटम नहीं बेचेगा अपनी दुकान में, एग्जांपल है। तो मेरी प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। नाउ यू कम टू द मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट, यही नाम है चैप्टर का, पेस्टल, चैप्टर का नाम यही है। इसको हम लोग याद रखते हैं शॉर्ट फॉर्म से पेस्टल। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S फॉर सोशो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, फिर एक E है, E फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सॉरी इन्वायरमेंट, और L फॉर लीगल। उसके बाद भी कई सारी चीजें हैं, वो ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर जो सिर्फ मुझे नहीं सबको अफेक्ट करते हैं। माइक्रो का मतलब जो मुझे अफेक्ट करते थे, मैक्रो का मतलब जो मेरे जैसे सारे व्यापारियों को अफेक्ट करते हैं। मैं कपड़ा बेचता हूं, सरकार ने जीएसटी का रेट चेंज कर दिया तो सारे व्यापारियों पर फर्क पड़ गया, खाली मेरे पर नहीं, सब पर। इसको बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोला मैंने, समझे क्या फिर से? मैंने कहा मैक्रो में सबसे पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या गवर्नमेंट एनवायरनमेंट में अगर चेंज हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर चेंज हुआ तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अरे मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। नहीं समझे सर, फिर से बोलिए। एग्जांपल देता हूं, अगर देश में कोई ऐसी सरकार आ जाए जो फ्री चीजें, रेवड़ी बांटना चालू कर दे, रेवड़ी। मान लो मैं कपड़ा बनाता हूं, मान लो मैं आटा दाल चावल राशन बेचता हूं, राशन का दुकान है, बिस्किट बेचता हूं, पापड़ बेचता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, छोटा बिजनेसमैन हूं। अगर सरकार, देश में ऐसी सरकार आ जाए जो मुफ्त में राशन बांटना चालू कर दे, तो कौन मेरी दुकान से खरीदेगा भाई, समझो। तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। समझ रहे हो, सरकार कंपटीशन बनकर आ गया तो मेरे व्यापार पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पर अगर सरकार जो है वो मुफ्त चीजों पर फोकस कम करना चालू कर दे, बिजनेसेस को प्रमोट करना चालू कर दे, तो मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। नहीं समझे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं यूपी में हूं, मैं चमड़ा बेचता हूं, चमड़ा, लेदर प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। अब योगी जी आ गए थे तो योगी जी ना मेरे धंधे को बंद कर दिए, जा टेम्परेरी पीरियड के लिए, 3 महीना 4 महीना के लिए बंद। अब क्या करूं मैं? तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी मेरे व्यापार को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है या नहीं कर सकता? सर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसी का एक दूसरा रूप है एल, लीगल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो लॉ को भी चेंज करवा सकता है। वो क्या चीज को चेंज कर सकता है? लॉ को चेंज करवा सकता है। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया। सरकार किस तरह की है? अगर वो कंज्यूमर फोकस्ड है, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा, सरकार का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मैं इन दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं, पॉलिटिकल और लीगल। सरकार अगर कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान देती है, मान लो मैं मशीनरी बनाता हूं पर सरकार जो है वो कंजम्पशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, कंज्यूमर गुड्स, खाओ 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 खाओ, तो मेरी मशीनरी कम बिकेगा। मैं सीमेंट बनाता हूं, कंक्रीट बनाता हूं, कम बिकेगा। पर अगर सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान, फोकस ज्यादा है कि सड़क बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, पोर्ट बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, डैम बनाओ, मकान बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मैं सीमेंट बेचता हूं, सीमेंट। आप समझ रहे हैं? कंक्रीट बेचता हूं मैं, लोहा बेचता हूं मैं, रॉड बेचता हूं मैं। सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा ध्यान दे रही है और मैं वही तरह का प्रोडक्ट बेचता हूं, तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पर अगर सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है तो लोगों को फ्री में सामान मिल जा रहा है, सरकार कंज्यूमर गुड्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो मेरा कैपिटल गुड्स कौन खरीदेगा? सीमेंट कौन खरीदेगा? कंक्रीट कौन खरीदेगा? मकान कौन बनाएगा? मकान बनाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा? मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। लिख लो, एग्जांपल लिख लो पॉलिटिकल में। अगर से फॉर एग्जांपल मैं सीमेंट बनाता हूं, आई एम अ सीमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पर ज्यादा ध्यान देती है तो सीमेंट का डिमांड कम होगा। पर अगर
कैपिटल फॉर्मेशन पर ध्यान ज्यादा देती है तो सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा। चल लिख लो, अगर सरकार मुफ्त में सामान बांटती है, एग्जाम्पल लिख लो, मैं ग्रोसरी शॉप हूं, बट अगर सरकार मुफ्त में बांटेगी तो मेरा डिमांड कम होगा। मतलब सरकार किस तरह का सोच है उसके हिसाब से भी मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। लिख लो, सरकार मुफ्त में खाना बांटती है तो मेरा सेल्स कम होगा। सरकार अगर कंज्यूमर राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स पर ध्यान ज्यादा देती है तो मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा ना। अगर सरकार कंज्यूमर को ज्यादा पावर देती है, कंज्यूमर को ज्यादा एम्पावर करती है, छोटी छोटी चीजों पर मुझ पर केस फाइल करवा देते तो मेरे प्रॉफिट्स पर, मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। मेरा प्रोडक्ट खाकर कोई आदमी बीमार पड़ गया तो मेरा बैंड बजा देगा, तो मेरे को अपना क्वालिटी अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सपायरी के पहले ही मेरे को माल हटा देना पड़ेगा, ज्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन ज्यादा बेटर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कंज्यूमर राइट्स पर अगर ज्यादा ध्यान देगी तो मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा ना। अगर सरकार मेरे को बोलेगी डिस्क्लोजर ज्यादा करो, खाने पर डिस्क्लोजर ज्यादा करो, इसमें चीनी कितना है, उससे नुकसान क्या होता है, नमक कितना है, उससे नुकसान क्या होता है, आपने प्रॉमिस कर दिया ये कैश्यू फ्लेवर बिस्किट है, कहां है बे कैश्यू, इसमें ट्रक भर के बिस्किट में 2 कैश्यू डाले हम लोग, तो सरकार बोलेगी बताओ कितना परसेंटेज है। ये सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अरे समझ रहे हो? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। एक होता है परसेंटेज ऑफ आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, और एक होता है परसेंटेज। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूं। मान लो एक फैट शुगर है, आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। मान लो एक चॉकलेट बेचता हूं मैं, कैडबरी, मैंने एक डेयरी मिल्क बेचा, मैंने उसमें लिखा भैया डेयरी मिल्क 100 ग्राम का है ये पैकेट, परंतु एक बार में लोग 30 ग्राम परचेज खाते हैं। छोटा छोटा करके लिखा हो मैंने, कोई पढ़ता नहीं है, समझ में नहीं आता, उसको ध्यान नहीं देता। 30 ग्राम खाते हैं तो 30 ग्राम जब खाएंगे तो दिन भर का 10% रिकमेंडेड डेली अलाउंस शुगर उनका हो जाएगा। मतलब दिन भर में आदमी को जितना चीनी खाना चाहिए उसका 10% 4 बार खाने से पेट भर जाता है, उतना 10% चीनी मिल जाता है दिन भर का। समझ रहे? तो लोग उसको पढ़कर सोचते हैं खाली इसमें 10% चीनी है, मेरे प्रोडक्ट में 50% चीनी है। मतलब मेरा जो बार है ना, 100 ग्राम का पैकेट है, उसमें 50 ग्राम चीनी डाला मैंने, 50 ग्राम बाकी माल है, दूध और कोकोआ पाउडर है और फ्लेवर्स है। समझ रहे हो? मेरा 100 ग्राम का बार में 50% चीनी है, ये अलग बात है। और मैंने क्या लिखा, अगर इसमें से कोई 30 ग्राम बार खाएगा, 10 में से 3 या 4 चॉकलेट खाएगा, 4 बार 4 छोटा छोटा पार्ट्स खाएगा, तो उसका 10% चीनी उसका कंजम्पशन हो जाएगा। दिन भर का जो कंजम्पशन है उसका 10% पूरा हो जाएगा। लोग इसको दिखाते हैं, समझो, दिखाना चाहिए ये, पर दिखाते हैं ये। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रैप। अगर सरकार इस चीज को ज्यादा क्लियरली बताना चालू कर दे तो हो जाएगा ना, मेरा तो बैंड बच जाएगा ना, मेरा तो माल बिकना बंद हो जाएगा ना, चीनी देखकर कोई खरीदेगा नहीं ना, मेरा तो सेल्स कम होगा ना। ये होता है, सरकार के एक्शंस के चलते मेरे धंधे पर फर्क पड़ता है। चलिए समझ गए? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सरकार ने लॉ अगर चेंज कर दिया, जीएसटी रेट चेंज कर दिया, उसके चलते मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा ना। लिख लो, गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट चेंज कर दिया, कम कर दिया, तो मेरी सेल्स बढ़ गई। पहले ये बताओ, ये समझ में आएगा नहीं? इसको बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। अगर सरकार ने रेरा ले आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। रेरा, रेरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब देश के अंदर में जितने अलग अलग स्टेट के लॉ हैं, अब उसको देश का जो सेंट्रलाइज रेरा एक्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? छोड़ो ना। रेरा क्या है? रेरा आने 2017 में रेरा आया था, सरकार ने बोला कि रेरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकर आया। तो हुआ ये कि उसके पहले देश के अंदर में अलग अलग स्टेट्स के अंदर में लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लैंड के ऊपर जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाता। ठीक है? तो सरकार ने एक रेरा लॉ बनाया और बोला कि रिकमेंड किया कि भैया हर स्टेट इस सिंगल लॉ को फॉलो करे, एवरी स्टेट शुड स्टार्ट फॉलोइंग दिस सिंगल लॉ। प्रोसीजर, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस कैसे होता है, प्रमोटर को क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए। रेरा आने के पहले क्या था कि एक प्रमोटर जो है वो
यहां के प्रोजेक्ट के लिए मैंने तुमसे पैसा लिया, मैं मकान बनाने वाला हूं, तो मैं ये जमीन दिखाकर तुमको बोला कि मैं इस पर मकान बनाऊंगा, तुमने मेरे को एडवांस पैसा दे दिया फ्लैट का, ठीक है, ये पैसा मैं इसके लिए नहीं, उसी पैसे से दूसरी जमीन खरीद लिया। अल्ले, इस मकान को बनाने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था 5 साल में बना कर दूंगा, 20 साल बीत गया, मैं इसको बना के नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा तो पैसा अटका हुआ है, तुम मेरे अगेंस्ट में केस फाइल करके रखे हो, कोर्ट में केस चलते जा रहा है, मैं उस पैसे को यहां पर डाइवर्ट कर दिया। बैंक तो मेरा सिंगल बैंक है, क्या करूंगा, बस डाइवर्ट कर दिया पैसा। रेरा आया, बोला बेटा जेल हो जाएगी, जो डेट लिखा ना वो डेट पर अगर पूरा काम करके नहीं दिया ना, जेल कर देंगे तुमको साला। और दूसरा, जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है ना, इससे रिलेटेड एक अलग से एस्क्रो अकाउंट खोलो, उस पैसे को उसी में यूज कर सकते हो, कहीं दूसरे कर ही नहीं सकते बेटा। जाओ, बैंक से डेबिट करने का परमिशन ही नहीं मिलेगा, कर दो, उखाड़ दो, क्या करोगे, समझ रहे हो। तो ये रेरा का माया है, रेरा, समझ रहे हो। तो अगर मैं मान लो प्रमोटर हूं, मैं पहले चीटिंगबाजी, चोर चीटिंगबाजी करता था, अब रेरा आ गया तो मैं चीटिंगबाजी बंद कर दिया, ले, तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा 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 पड़ेगा। सरकार ने अगर लॉ चेंज कर दिया तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो पूरा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना भाई। इंटरेस्ट रेट्स, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड कम होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड कम होगा। लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कितना है, इनकम आफ्टर टैक्सेस, इनकम आफ्टर टैक्सेस, मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देश में सिस्टम कौन सा फॉलो होता है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स इकोनॉमी, क्या फॉलो होता है। मैं जिस देश में व्यापार करता हूं, ये इंडिया के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सब तरह के एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अगर मैं जिस देश में काम करता हूं वहां पर सोशलिज्म है, सारा बिजनेस सरकार के हाथ में है, तो मैं धंधा कैसे करूंगा भाई। अगर सरकार गरीबों को फेवर करती है तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरे को माल फ्री में देना पड़ेगा, सस्ते में देना पड़ेगा। अगर सरकार गरीबों को फेवर नहीं करती, अमीरों को फेवर करती है, हमारे व्यापारियों को फेवर करती है, तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरे को फायदा ज्यादा होगा ना, लिख लो। अगर गवर्नमेंट मास पब्लिक का, पुअर पीपल को फेवर करती है तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। अगर गवर्नमेंट बिजनेसेस को फेवर करती है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर दोनों को फेवर करती है तो मीडियम प्रॉफिट होगा। चलिए, अरे चलांगे ना। देश का जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, पर कैपिटल इनकम क्या है, देश में कैपिटल कितना अवेलेबल है, फॉरेन ट्रेड, अच्छा फॉरेन ट्रेड भी तो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर सरकार को एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करती है तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, अगर सरकार इंपोर्ट पर अलाउ कर दी तो मेरा सेल्स घट जाएगा। मैं देश में धंधा करता हूं, अगर सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, अगर सरकार इंपोर्ट को फेवर करती है तो मेरा बिजनेस घटेगा। लिख लो एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है तो मेरा सेल्स ज्यादा होगा, अगर इंपोर्ट को प्रमोट होता है तो मेरा सेल्स कम होगा। अगर कैपिटल मार्केट स्ट्रांग है तो मैं इक्विटी मार्केट से पैसा उठा लूंगा, पर अगर कैपिटल मार्केट गया गुजरा है, स्टॉक मार्केट डूबा हुआ है, आईपीओ लाने में, पब्लिक से पैसा उठाने में भयंकर टाइम लगता है, भयंकर खर्चा लगता है, भयंकर फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है, तो हमको बैंक के पीछे जाना पड़ेगा लोन देने के लिए। अरे बैंक्स का हालत अभी खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी कंपनी है वो लोन लेना नहीं चाहती है, वो सोचती है मैं स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लें, जाओ झमेले खत्म चला। तो जितना स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट होगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पर, मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर फर्क पड़ेगा ना। मैं कैपिटल कहां से रेज कर सकता हूं, मेरे बिजनेस को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट हो रहा है ना, लिख लो। अगर कैपिटल मार्केट स्ट्रांग है तो अगर स्टॉक मार्केट स्ट्रांग है तो मैं स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करूंगा, वरना बैंक के पास जाऊंगा। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो मेरा सेल्स कम होगा, लिख लो। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मेरा सेल्स कम होगा। सर डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम आफ्टर टैक्सेस, इनकम आफ्टर टैक्सेस। अगर पब्लिक के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा हाथ में बचता है, तो क्या होगा, मेरा डिमांड बढ़ेगा, लिख लो। अच्छा आप लोग बताओ, अगर बेरोजगारी ज्यादा है या इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मेरा डिमांड कम होगा, लिख लो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन ज्यादा है
तो मेरा सेल्स कम होगा। कॉमन सेंस। अब देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या है? अगर सरकार फॉर्मेलिटी ज्यादा दे, लाइसेंस पे लाइसेंस, लाइसेंस पे लाइसेंस, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, फलाना लो, ढिकड़ा लो, मुकड़ा लो, तिकड़ा लो, चिकड़ा लो, लाइसेंस पे लाइसेंस देना चालू करवा दे, तो मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मेरे बिजनेस की प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा ना। लिख लो, अगर लाइसेंसेस ज्यादा है तो मेरा कॉस्ट ज्यादा लगेगा। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब तुमको स्टार्टिंग से बताया हूं, तीन चीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, टैक्स रेट। फिर से बोलो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और टैक्स रेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और टैक्स रेट। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार कितना खर्चा करती है, सरकार अगर बाजार में पैसा छाप छाप कर देती जा रही है, खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। सरकार सड़क पे सड़क बनाते जा रही है, तो वर्कर के हाथ में पैसा ज्यादा आते जाएगा, तो वो लोग मेरा माल ज्यादा खरीदेंगे। मान लो मैं ग्रोसरी का दुकान है, मेरा कपड़े का दुकान है, मेरा जूते का दुकान है, मेरा लोहे का दुकान है, मेरा सीमेंट का दुकान है, मेरा कंक्रीट का दुकान है, तो अगर सरकार लूज पॉलिसी फॉलो करे, लूज फिस्कल पॉलिसी, मतलब लूज फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझ रहे हो? सरकार पैसा छाप छाप कर देते जा रही है, खर्चा पे खर्चा, सड़क पे सड़क, सड़क पे सड़क, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बनाते जा रही है, क्या होगा सोच कर बोलो? तो मेरे बिजनेस की प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लिख लो, अगर सरकार खर्चा ज्यादा करती है, सड़क ज्यादा बनाती है, पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, तो मेरा सेल्स ज्यादा होता है। अच्छा, टैक्स रेट, तुम लोग बताओ, अगर सरकार टैक्स रेट बढ़ाएगी तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होगा। अगर टैक्स रेट और पब्लिक डेट, सरकार अगर टैक्स रेट बढ़ा देगी, पब्लिक से लोन ज्यादा लेना चालू कर देगी, तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम बचेगा, तो कम बचेगा तो मेरा सेल्स कम होगा। लिख लो, मैं व्यापारी हूं, मैं व्यापारी हूं। लिख लो, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाया या पब्लिक से लोन ज्यादा लिया, तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम बचेगा, मेरा सेल्स कम होगा। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो ऊपर पड़ चुके हम लोग, मनी सप्लाई। अगर सरकार बाजार में पैसा छाप छाप कर बैंकों को छाप छाप कर लोन देना चालू कर दी, पैसा पे पैसा आरबीआई छाप रही है, तो पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा। पर अगर सरकार ने पब्लिक के हाथ में पैसा खींच लिया, कम कम दे रही है, तो ऑब्वियसली मेरा सेल्स भी कम होगा। लिख लो, अगर लूज मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार ज्यादा पैसा छाप रही है, तो हर कंपनी का माल ज्यादा बिकेगा, सेल्स ज्यादा होगा। क्लियर? मतलब क्या क्या फैक्टर मेरे धंधे को अफेक्ट कर सकते हैं, पेस्टल में यही पढ़ रहे हैं हम लोग। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, एस फॉर सोशो कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, फिर ई फॉर एनवायरमेंटल, एल फॉर लीगल। और भी एक दो पॉइंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर सरकार एफडीआई को प्रमोट कर दे, एफडीआई क्या होता है? विदेशी कंपनी इंडिया में आकर धंधा करती है, उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। नहीं समझे सर? टेस्ला इंडिया में आकर शोरूम खोल लिया, टेस्ला इंडिया में आकर गाड़ियां बेचना चालू कर दिया, दैट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो अगर सरकार एफडीआई ज्यादा करती है, तो देश के व्यापारियों के प्रॉफिट्स पर, सेल्स पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता ये बात। अगर सरकार एफडीआई करेगी तो विदेशी पैसा आएगा, तो हमारे व्यापारियों पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूं। कुछ लोगों का माल कम बिकेगा, कुछ लोगों का माल ज्यादा बिकेगा, डिपेंड्स। टेस्ला अगर आएगा तो इंडियन कंपनीज का सेल्स थोड़ा सा कम होगा, पर कई डिस्ट्रीब्यूटर को भी फायदा होगा। रूल नहीं है कुछ। लिख लो, अगर एफडीआई, अगर फॉरेनर इंडिया में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी इंडिया के बिजनेस पर फर्क पड़ता है, बिजनेसेस पर फर्क पड़ता है। क्लियर? क्लियर? अब नेक्स्ट है एग्जिम पॉलिसी। बता चुका हूं, अगर सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, अगर सरकार इंपोर्ट को प्रमोट करती है तो मेरा सेल्स गिरेगा। लिख लो, अगर सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, इंपोर्ट्स को प्रमोट करती है तो मेरा सेल्स गिरेगा। अब नेक्स्ट है सोशो कल्चरल। क्या है ये सोशो कल्चरल? सोसाइटी कैसा है, देश में कल्चर कैसा है, उसके हिसाब से भी मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। समझे नहीं सर?
मैंने कहा देश में सोसाइटी कैसा है। अगर लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हर बिजनेस का माल कम बिकता है, पर अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड किसी और के साथ लगा हुआ, मतलब किसी और देश में काम कर रहा है, वाइफ किसी और के साथ लगी, मतलब किसी और शहर में काम कर रही है, बच्चे कहीं पर और रह रहे हैं, तो वो लोग 4 गाड़ियां खरीदेंगे, 4 घर खरीदेंगे, 4 टीवी खरीदेंगे, 4 सोफा परचेज करेंगे, 4 वाटर सप्लाई कनेक्शन लेंगे। समझ रहे हो? तो हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। सोसाइटी कैसा है, अगर सोसाइटी में बच्चों को, औरतों को क्या रेस्पेक्ट मिलता है, कितनी बातें मानी जाती है, उसके हिसाब से भी मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ता है। क्या बात करें सर, क्या बात करें, अरे ये क्या बोल रहे? हाँ, अगर मान लो वुमेन को रेस्पेक्ट दिया जाता है, पत्नी अगर कुछ सामान मांग रही है तो उसका इज्जत देकर, उसको इज्जत करके उसको सामान दिलवाया जाता है, तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा। पर अगर वुमेन ने, गृहिणी ने कुछ, हाउस मेकर ने, होम मेकर ने कुछ मांगा, हाउस वाइफ ने कुछ मांगा, और पति ने बोला चलो चुप रहो, क्या जरूरत है तुमको, हटो यहां से, बिना बात के, काम धंधा नहीं है तुम्हारे को, उसकी बात को काट दिया, तो ऑब्वियस बात है हमारे बिजनेस की सेल्स पर फर्क पड़ेगा ना, कम होगा ना। ये बोलता है फैमिली स्ट्रक्चर, रोल ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। बच्चों को लाड प्यार दिया जाता है तो वहां पर ज्यादा खिलौने दिए जाते हैं, उनको ज्यादा घुमाने ले जाता है, ज्यादा सामान दिया जाता है, तो मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सोशियो कल्चरल। लिख लो, अगर वुमेन और चाइल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, उनकी बात मानी जाती है, वुमेन और चाइल्ड को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, उनकी बात मानते हैं, तो हर चीज का सेल्स ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर फैमिलीज है तो हर चीज का कंजम्पशन और डिमांड ज्यादा होगा। अगर सब कोई पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक हैं, मान लो मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, इंश्योरेंस का फायदा कई लोग जानते नहीं है, अनपढ़ लोग जानते ही नहीं है, तो मेरा पॉलिसी कम बिकेगा। पर अगर लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा। वही लिख लो, अगर लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, तो मेरा माल ज्यादा खरीदेंगे। आप लोग बताइए, अगर देश में करप्शन ज्यादा है तो मेरे को लॉस होगा। कोई भी काम करवाना है, सरकारी ऑफिसर को घूस दो तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। लिख लो, अगर करप्शन ज्यादा है तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, लॉस होगा। यूज ऑफ मास मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? रोज रोज नए कपड़े खरीदने हैं, रोज रोज घूमने जाना है, रोज रोज पाउडर लगाना है, रोज रोज क्रीम लगाना है, ये सब क्या है? कंज्यूमरिज्म के तौर है। रेगुलर बेसिस पर आप सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते हैं। अरे भैया, रोज सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते हैं, इसलिए तो क्रीम पाउडर और हेयर कट बार बार करवाओगे, मसाज करवाते रहोगे, दिन भर फेशियल करवाते रहोगे, स्पा करवाते रहोगे, बालों का, चेहरे का, नाखून का। अरे समझ रहे हो? मैनिक्योर करो, पेडिक्योर करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो। जितना मास मीडिया ज्यादा होगा उतना हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। कंज्यूमरिज्म जितना ज्यादा होगा हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ढिकड़ा लाओ, मुकड़ा लाओ, तिकड़ा लाओ, तो हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। लिख लो, सोशल मीडिया जितना ज्यादा एक्टिव होगा, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा बिकेंगे। पर्सनल केयर प्रोडक्ट, क्रीम, पाउडर, साबुन, तेल, ये सब। तो मान लो मैं अगर उस चीज का व्यापारी हूं तो मेरे डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। मतलब सोसाइटी का जो कल्चर है वो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। समझ रहे हो? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, टेक्नोलॉजी मेरे धंधे को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर मैं जो काम करता था, लेबर काम करता था, अब चैट जीपीटी से धड़ाधड़, चैट जीपीटी, एआई, परप्लेक्सिटी से धड़ाधड़ काम कराना चालू कर दिया। समझ रहे हो? कॉमेट ब्राउजर, कॉमेट ब्राउजर, गूगल का बाप। गूगल में वेबसाइट पर जाते हो आप, एक एक करके फिलअप करते हो, कॉमेट को बोल दो, सब कर देगा बेटा। ऑनलाइन कोर्स पूरा कंप्लीट कर देगा, जाओ टेस्ट वेस्ट देकर पास कर देगा। कॉमेट ब्राउजर। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो मेरे बिजनेस का कॉस्ट कम हो जाएगा, मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना। हो सकता है मेरा कॉस्ट भी कम हो जाए, हो सकता है साला मेरा रेवेन्यू भी कम हो जाए। अरे समझ रहे हो? तो मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा ना। लिख लो, टेक्नोलॉजी
अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। समझ रहे हो? लिख लो टेक्नोलॉजी जो है। अच्छा ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट है ना, तो स्वॉट में SWOT, OT में आएगा। अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, थ्रेट भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी लिख लो। मेरा कॉस्ट भी घटा, मेरा लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकता है, सेल्स भी रिड्यूस कर सकता है साला। टी, पेस्टल का टी। फिर एक छूट गया सर, इकोनॉमिक, सॉरी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब, अरे इन्वायरमेंट का मतलब प्रकृति भाई। असल में प्रकृति भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है। पॉल्यूशन लेवल क्या है, देश में ग्रीनरी क्या है, हरियाली, प्रदूषण क्या है, साउंड पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? वो भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है। अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है यहां पर, तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है। दिन भर एसी चला के रखो, गाड़ी में एसी, ट्रक वाले में एसी, सामान भेजे, सामान सड़ गया, खराब हो गया। इन्वायरमेंट भी तो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है ना। सरकार के इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते बेटा, पेपर में पैक करो, जूट में पैक करो, तो कॉस्ट बढ़ गया। लिख लो, लिख लो। इन्वायरमेंट जैसे ग्रीनरी, मान लो मैं रेगिस्तान में बिजनेस करता हूं, दुबई में, बेटा फूड प्रोडक्शन यहां पर होता नहीं है, सारा चीज विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। ले, तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा ना, इसलिए हर चीज दुबई में महंगा है। लिख लो, ग्रीनरी, फूड प्रोडक्शन, क्लाइमेट भी मेरे बिजनेस के कॉस्ट को, प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। मान लो मैं सिंगापुर में बिजनेस करता हूं, साल भर तक गर्मी पड़ता है, स्वेटर कहां से बिकेगा बे, कहां से बिकेगा, पागल है बे, बिकेगा ही नहीं। मैं रेगिस्तान में बिजनेस करता हूं, रेनकोट बिकेगा ही नहीं साला। समझ रहे? तो ये होता है एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट में पढ़ा चुका हूं आपको, पॉलिटिक्स और लीगल एनवायरमेंट पढ़ा चुका हूं। इसके बाद का जो एनवायरमेंट है वो तुम्हारे कोई खास काम का नहीं है, जैसे मैंने दिया है, कोई खास काम का नहीं है। डेमोग्राफिक मतलब देश की पॉपुलेशन, ये काम का नहीं है, सुन लो खाली। पॉपुलेशन, जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा है उस वहां पर कंपनीज आती है माल बेचने के लिए, माल बेचने के लिए। अरे समझ रहे हो? लिख लो, जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर माल ज्यादा बिकेगा। सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा होना ही जरूरी नहीं है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन। अगर सारी पॉपुलेशन शहरों की तरफ फोकस है, एक ही जगह पर माल ज्यादा बिक जाएगा। पर अगर पूरे देश में, गांव में भी फैली हुई है, तो मेरे को माल बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हो? अगर पूरे देश में फैली हुई है, अगर बिखरी हुई है पॉपुलेशन, अब जैसे सऊदी अरेबिया की 90% पॉपुलेशन 10% लैंड पर है। ब्राजील बहुत बड़ा देश है, इंडिया के आसपास का देश है, परंतु उसकी पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, 10-12 करोड़, और पॉपुलेशन भी स्कैटर्ड क्लस्टर्स में है। मान लो अगर पूरा देश ऐसा है, तो यहां कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन है, बीच में पॉपुलेशन ही नहीं है, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे देश में फैलाना पड़ेगा, चारों तरफ। सऊदी अरेबिया में मेजर पॉपुलेशन, मान लो अगर ये सऊदी अरेबिया है, तो मेजर पॉपुलेशन यहां पर है, बीच का ऑलमोस्ट खाली है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? बीच में से, रेगिस्तान के बीच में से रास्ता निकालना पड़ता है। तो इसके हिसाब से मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। अगर मान लो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, अगर मान लो लोग वर्क फ्रॉम होम करना पसंद कर दिए, तो उससे भी मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा। एग्जांपल पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। काम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। एथनिक मिक्स मतलब मेरे देश में जो पॉपुलेशन है उसका रिलीजन क्या है। अगर मान लो मेरी कंपनी में सारे एक ही रिलीजन के एम्प्लॉई है, हिंदू है मान लो, दिवाली का टाइम आया, सारा काम बंद, सब काम बंद, कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, जाओ। अब मान लो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, मैं कौन हूं? सॉफ्टवेयर कंपनी हूं। दिवाली का टाइम आया, सारा एम्प्लॉय गायब हो गया, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आया, कस्टमर को ले, हम तो काम बंद कर दिया। तो भैया मेरे को साथ साथ में अलग अलग रिलीजन के लोग भी रखने पड़ेंगे, ताकि मेरा काम कभी भी अटके नहीं। आप समझ पा रहे हैं? एथनिक मिक्स। अगर सारे एक ही कास्ट के लोग हैं, तो लोग काम, ऑफिस में काम कम करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा करेंगे, ऑफिस में बच्चे खेलना चालू हो जाएंगे, घर से ले। तुम गलत मत सोचो, समझो जरा। तो मेरे को क्या करना है? एथनिक मिक्स, अलग अलग इंप्लॉइज को
अलग अलग रिलीजन के एम्प्लॉयज को, मतलब बैलेंस मेंटेन करना है, मेल फीमेल, अलग अलग एरियाज के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोगों को मेरी अपनी फैक्ट्री में रखना है। अरे बात समझ में आ रहा है? वैसे ही कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर किस तरह के रिलीजन के लोग हैं। अब भैया अगर मंदिर के सामने जाकर मैं अगर स्कल कैप बेचूंगा, मस्जिद के सामने जाकर नारियल पेड़ा बेचूंगा, तो कहां से बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो उसके हिसाब से भी लोग किस रिलीजन के लोग हैं, कस्टमर बेस कौन सा है, उसके हिसाब से भी मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था 2025 में, याद होगा तुमको, सारी कंपनी आ गई थी प्रयागराज में एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तो रिलीजन के हिसाब से देखना पड़ेगा ना मेरे को। ईद के समय मेरे को उस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर मेरे कस्टमर ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर मेरे को उस तरह का एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो ये क्या है? एथनिक मिक्स। दिस इज व्हाट एथनिक मिक्स। मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है बहुत सारा चीज। उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो कॉमन सेंस है। ग्लोबल इन्वायरमेंट, सर जी ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल इन्वायरमेंट भैया, ट्रंप चचा, अंकल सैम, टेढ़ा चल रहा है। जब से 2025 में प्रेसिडेंट बनकर आया है, बैंड बजा के रखा है पूरी दुनिया को, एकदम तहलका बजा के रखा है, नगाड़ा बजा के रखा है, हर चीज में पै 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 पै। रोज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, ट्रूथ सोशल पर बकवास करता रहता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, रोज अपनी बात पलटता रहता है, कभी इससे दोस्ती कभी उससे दुश्मनी। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या है? मतलब अगर मान लो मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं, हमारे शहर में एक आतंकवादी हमला हो गया। अब पहलगाम अटैक हुआ था, याद होगा, कश्मीर में, अप्रैल 2025, याद है? उसके बाद इंडिया ने ठोका था साले पाकिस्तान को, याद आया कुछ? तो ये क्या है? अगर आपके एरिया में आतंकवादी हमला हो गया तो अचानक से कश्मीर का ट्रैवल ठप पड़ गया, जाओ। या फिर अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हमारे शहर में है, ले तेरी, एक क्या हुआ, बड़ा इवेंट है, टेलर स्विफ्ट का इवेंट हमारे शहर में आ रहा है, पूरा हाउसफुल हो गया होटल हमारा, दबा कर एकदम कमाएंगे, एकदम मस्त दबा कर कमाएंगे एकदम। ये क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट। व्हाट इज दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट? तो पेस्टल का मतलब क्या है, तुमको समझ में आया ना? ये सारी चीजें मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है। ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट माय बिजनेस। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और लीगल फैक्टर अफेक्ट्स माय बिजनेस। पेस्टल, क्लियर? श्योर?